नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉस्पिटल बाज़ार पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हॉस्पिटल के हर एक इंस्ट्रूमेंट की जानकारी। कैसे आपको किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किस तरह से करना होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के और कहाँ पर यूज़ किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का। तो दोस्तों, ऐसे ही सभी जानकारी दोस्तों हम लेकर आते हैं हमारे चैनल हॉस्पिटल बाज़ार के ऊपर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास बने बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हर इंस्ट्रूमेंट के प्रॉपर यूज़ की जानकारी, चाहे वो कैसा भी इंस्ट्रूमेंट हो हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आज भी एक इंस्ट्रूमेंट की जानकारी लेकर आए हैं हमारे उन सभी दोस्तों के लिए जो कि नॉन हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं, जस्ट हेल्थ केयर में उन्होंने अभी कदम रखा है और अभी अपनी लर्निंग प्रोसेस में हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले हैं जो बचपन से हम सभी ने देखा है और हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि आखिर ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है और इसमें ऐसा क्या होता है जो सुनाई देता है। तो शायद आपने अभी तक गैस कर लिया होगा दोस्तों, आज हम किस इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेथोस्कोप की। बचपन में दोस्तों, जब भी हम डॉक्टर के यहाँ जाते थे तो वो हमेशा स्टेथोस्कोप लगाकर कुछ चेक करते थे और हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि आखिर ऐसा क्या चेक करते हैं, ऐसा क्या सुनते हैं। हम भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को सुनना चाहते थे। आप में से कुछ लोगों ने सुन भी लिया होगा, आप में से कुछ ने नहीं भी सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम इस इंस्ट्रूमेंट के यूज़ की बात करने वाले हैं कि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कैसे होता है, किस किस जगह पर होता है और क्या चेक करने के लिए होता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ में। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि स्टेथोस्कोप का यूज़ किस तरह से किया जाता है, क्या सावधानियाँ होती हैं और किस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना चाहिए, तो देर ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और जानते हैं स्टेथोस्कोप के बारे में। स्टेथोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ दोस्तों दिल, लंग्स और इंटेस्टाइन से होने वाली आवाज़ को सुनने के लिए किया जाता है। आवाज़ सुनने के लिए दोस्तों स्टेथोस्कोप का यूज़ करने को ऑस्कल्टेशन या परिश्रवण बोला जाता है। मेडिकल प्रोफेशनल्स को स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग रहती है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप भी इसे यूज़ करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, यही हम आज बताने वाले हैं हमारे इस वीडियो में कि आप स्टेथोस्कोप का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको स्टेथोस्कोप को चुनना होता है और एडजस्ट करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप एक हाई क्वालिटी स्टेथोस्कोप ले आएँ। स्टेथोस्कोप की अच्छी क्वालिटी का होना ज़रूरी होता है। स्टेथोस्कोप की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, आपके लिए पेशेंट के शरीर को सुन पाना उतना ही आसान होगा। दोस्तों, सिंगल ट्यूब स्टेथोस्कोप डबल ट्यूब स्टेथोस्कोप से ज़्यादा बेहतर होते हैं। डबल ट्यूब स्टेथोस्कोप के ट्यूब एक दूसरे से रगड़ सकते हैं। इनकी ये आवाज़ आपके लिए दिल की आवाज़ को सुन पाना मुश्किल बना देती है। दोस्तों, छोटी मोटी और थोड़ी सी कड़क ट्यूबिंग बेस्ट होती है, बशर्ते आप आपके स्टेथोस्कोप को अपनी गर्दन पर पहने रखने का प्लान ना कर रहे हो। तो इस मामले में एक लंबी ट्यूब ज़्यादा अच्छी रहती है। दोस्तों, डायफ्राम पर टैप करके सुनिश्चित करें कि ट्यूबिंग में कोई भी लीक नहीं है। जब आप टैप करें तब ईयरपीस का यूज़ करके साउंड को सुनें। अगर आपको कुछ भी सुनाई ना दे तो उसमें शायद एक लीक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपको ये सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है कि ईयरपीस सामने की ओर फेस कर रहे हों और ये अच्छी तरह से फिट हों, नहीं तो आप आपके स्टेथोस्कोप से कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। दोस्तों, सुनिश्चित करें कि ईयरपीस सामने की ओर फेस किए हैं। अगर आप इन्हें पीछे की तरफ रखेंगे तो आप कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, आपको सुनने में परेशानी होगी। इसके अलावा दोस्तों, आपके ईयरपीस अच्छे से फिट हो रहे हों और साथ ही बाहरी आवाज़ के लिए भी एक सही सील मिल रहा हो। अगर ईयरपीस सही फिट नहीं हो रहे हैं तो ज़्यादातर ईयरपीस में एक निकलने के लायक ईयरपीस रहता है। अलग अलग तरह के ईयरपीस खरीदने के लिए एक मेडिकल सप्लाई स्टोर आप जा सकते हैं। कुछ तरह के स्टेथोस्कोप के साथ आप ईयरपीस को स्टेथोस्कोप के सामने झुकाकर भी उनकी बेहतर फिटिंग की पुष्टि कर सकते हैं। ईयरपीस को चेक करने के बाद दोस्तों, आपको ईयरपीस की टेंशन या खिंचाव को भी चेक करना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको सुनिश्चित करना होता है कि ईयरपीस आपके सिर के नज़दीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी करीब नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके ईयरपीस बहुत टाइट हैं या बहुत लूज़ हैं तो उन्हें आप एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपके ईयरपीस बहुत ज़्यादा लूज़ हैं तो आप उनसे कुछ भी अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। टेंशन को राइट करने के लिए ईयरपीस के करीब के हैंडसेट को आपको दबाना होता है। दोस्तों, अगर ईयरपीस बहुत ज़्यादा टाइट हुए तो आपके कानों को इससे हर्ट हो सकता है और शायद आपके लिए स्टेथोस्कोप यूज़ करना भी मुश्किल हो जाएगा। टेंशन को कम करने के लिए दोस्तों, हेडसेट पार्ट को आराम से खींचिए। दोस्तों, अपने स्टेथोस्कोप को आपको एक शांत जगह में यूज़ करना चाहिए। एक ऐसी शांत जगह की तलाश करिए जहां ये सुनिश्चित हो जाए कि आप जिस बॉडी साउंड को सुनना चाहते हैं वो ईजिली आपके कानों तक पहुंच रहा हो। बैकग्राउंड की आवाज़ दोस्तों वहां पर ना हो। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने पेशेंट को सही पोजीशन में लाना होता है। दिल और एब्डोमेन को सुनने के लिए आपको आपके पेशेंट की एक सपाइन पोजीशन में यानी कि लेटने को कहना होगा।
लंग्स दोस्तों सुनने के लिए आपको पेशेंट को बैठने को कहना होगा। दूसरे शब्दों में अपने पेशेंट को लेट जाने को कहें। पेशेंट की पोजीशन जैसे कि बैठना, खड़े होना, साइड पर या करवट पर लेटने पर दिल, लंग्स और बोवेल शायद अलग अलग आवाज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आप डायफ्राम यूज़ करना चाहते हैं या बेल। डायफ्राम या ड्रम की प्लेट साइड मीडियम या हाई पिच साउंड सुनने के लिए बेहतर होती है। बेल या ड्रम की राउंड साइड लो पिच साउंड सुनने के लिए बेहतर होती है। दोस्तों अगर आप एक बहुत हाई क्वालिटी साउंड के साथ एक स्टेथोस्कोप का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप यूज़ करने के बारे में सोचना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप दोस्तों एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे दिल और लंग का साउंड सुनना आसान हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप यूज़ करने से आपके पेशेंट के दिल और लंग की आवाज़ सुनना आसान हो जाता है, लेकिन एक बात याद रखें कि ये महंगे होते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि अलग अलग बॉडी पार्ट को सुनने के लिए आपको स्टेथोस्कोप का यूज़ कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप हार्ट को सुनना चाहते हैं दोस्तों तो डायफ्राम को पेशेंट के दिल के ऊपर रखिए। डायफ्राम को सीने के बाएं ऊपरी भाग पर लगभग ब्रेस्ट के ठीक नीचे रखिए, जहां पर 4 से 6 रिब्स मिलती है। स्टेथोस्कोप को अपने पॉइंटर और मिडिल फिंगर के बीच रखें और इतना प्रेशर डालें कि आपको आपकी उंगलियों के एक साथ रगड़ने की आवाज़ सुनाई ना दे। एक पूरे मिनट तक दोस्तों दिल की आवाज़ को आपको सुनना है। पेशेंट से रिलैक्स होने और नॉर्मली सांस लेने को कहें। आपको इंसान के दिल की नॉर्मल आवाज़ जो कि लुब डुब की तरह साउंड करती है सुनाई देना चाहिए। इन साउंड को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी कहा जाता है। सिस्टोलिक लुब साउंड होता है दोस्तों और डायस्टोलिक डुब साउंड होता है। सिस्टोलिक साउंड दोस्तों तब होता है जब हृदय के माइट्रल और ट्राइक्सपिड वॉल्व बंद हो जाते हैं। डायस्टोलिक साउंड दोस्तों तब होता है जब महाधमनी यानी कि ऑर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व दोस्तों बंद हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 1 मिनट में जो आपने धड़कन सुनी है उसको आपको काउंट करना है। एडल्ट और 10 साल से ऊपर के बच्चों की दोस्तों नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट बीट 1 मिनट में करीब 60 से 100 बीट रहती है। एक अच्छे ट्रेन एथलीट के लिए नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट बीट शायद 1 मिनट में केवल 40 से 60 बीट के बीच हो सकती है। 10 साल से कम उम्र के पेशेंट की दोस्तों नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट बीट की कई रेंज रहती हैं। उन रेंज में शामिल हैं दोस्तों, अगर हम बात करें 1 महीने तक के न्यूबॉर्न की तो यहाँ पर दोस्तों 1 मिनट में 70 से 190 बीट्स आपको सुनने को मिल सकती हैं। 1 से 11 महीने की उम्र के बच्चे की बात करें तो 80 से 160 बीट्स पर मिनट। 1 से 2 साल के दोस्तों बच्चे की बात करें तो 80 से 130 बीट्स पर मिनट। 3 से 4 साल के बच्चे की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 80 से 120 बीट्स पर मिनट। 5 से 6 साल के बच्चे की बात करें तो 75 से 115 बीट्स पर मिनट और 7 से 9 साल के बच्चे की बात करें दोस्तों तो 70 से 110 बीट्स पर मिनट आपको सुनने को मिलती हैं। जब दोस्तों आप हार्ट बीट को काउंट कर रहे हो तब आपको किसी भी एबनॉर्मल साउंड के ऊपर भी ध्यान देना है। ऐसी कोई भी आवाज़ जो आपको लुब डुब जैसी ना सुनाई दे उसे एबनॉर्मल माना जा सकता है। अगर आप कुछ भी एबनॉर्मल सुनते हैं तो फिर आपको आगे की जाँच डॉक्टर से कराने की ज़रूरत होती है। अगर आपको दोस्तों एक वूशिंग साउंड सुनाई दे, वूशिंग, या फिर एक साउंड जो दोस्तों लुब श या डुब श यानी कि लुब डुब से दोस्तों अगर अलग हो जैसा सुनाई दे तो आपके पेशेंट को हार्ट मर्मर हो सकता है। हार्ट मर्मर से दोस्तों हमारा मतलब है खून आपके वॉल्व्स में काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है। काफ़ी सारे लोगों को दोस्तों इनोसेंट हार्ट मर्मर होता है, लेकिन कुछ हार्ट मर्मर हार्ट वॉल्व में किसी परेशानी की ओर भी इशारा करते हैं। इसलिए अगर आपको एक हार्ट मर्मर सुनाई देता है तो आपके पेशेंट को एक डॉक्टर को दिखा लेने की सलाह देनी चाहिए। अगर आपको दोस्तों एक तीसरा हार्ट सुनाई देता है जो एक कम फ्रीक्वेंसी व वाइब्रेशन जैसा सुनाई देता हो तो आपके पेशेंट को शायद एक वेंटिकुलर डिफेक्ट या फिर निलय दोष हो सकता है। एक तीसरी दोस्तों हार्ट साउंड भी आपको सुनने को मिल सकती है जिसे S3 या वेंटिकुलर गैलप की तरह जाना जाता है। अगर आपको दोस्तों तीसरा साउंड सुनाई दे तो आपको पेशेंट को डॉक्टर के पास भेज देना चाहिए। आपको दोस्तों जो भी साउंड सुनाई देता है उसके नॉर्मल होने या ना होने के बीच निर्धारण करने के लिए दोस्तों आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल हार्ट साउंड को सुनकर देखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम लंग से आने वाली आवाज़ को सुनना चाहें तो अपने पेशेंट को दोस्तों स्ट्रेट बैठने और नॉर्मली सांस लेने को बोलें। जब आप सुने तब अगर आपको दोस्तों सांसों की आवाज़ सुनाई ना दे या फिर अगर वो इतनी धीमी है कि आपको कोई भी एबनॉर्मेलिटी सुनाई ना दे तो आप पेशेंट से गहरी सांस लेने को कह सकते हैं। अपने पेशेंट के दोस्तों लंग्स को सुनने के लिए आपके स्टेथोस्कोप के डायफ्राम का इस्तेमाल करना होगा। पेशेंट के अपर और लोअर लोब्स यानी निचले भाग में दोस्तों और पेशेंट के सामने और पीठ से लंग्स को आप सुन सकते हैं। जब आप दोस्तों उन्हें सुनते हैं तब स्टेथोस्कोप को सीने की ऊपरी भाग पर रखें, फिर मिड क्लेविकुलर पर रखें
और उसके बाद चेस्ट के निचले भाग पर रखें। सुनिश्चित करें कि आप इन सभी भाग के सामने और पीछे पीठ पर सुन रहे हैं। अपने पेशेंट के लंग्स के दोनों साइड को कंपेयर ज़रूर करें और अगर कुछ भी एबनॉर्मल लगे तो उसे नोट कर लीजिए। इन सभी पोजीशन को कवर करके आप आपके पेशेंट के सारे लोब्स को सुन पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड को सुनना चाहते हैं तो नॉर्मल ब्रीथ साउंड दोस्तों ठीक एक कप में हवा को बहते हुए सुनने जैसा होता है। हेल्दी लंग्स के सैंपल को दोस्तों आपको सुनना चाहिए, फिर आपको आपके पेशेंट के लंग्स से जो सुनाई दिया उसके साथ में इसे कंपेयर करना चाहिए। दोस्तों नॉर्मल ब्रीथ साउंड के दो टाइप होते हैं, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड और वेसिकुलर ब्रीथ साउंड, जो फेफड़े के लंग्स के टिश्यू पर सुनाई देती है। दोस्तों एबनॉर्मल सांस की आवाज़ में घरघराहट, खरखराहट, रोंची और रेल्स शामिल हैं। अगर आप कोई भी सांस की आवाज़ नहीं सुनते हैं तो पेशेंट को शायद लंग्स के आसपास हवा या फ्लूइड हो सकता है, सीने की दीवार के आसपास मोटापन हो सकता है या फिर एयर फ्लो में सूजन या लंग्स में सूजन हो सकती है। एबनॉर्मल सांस की आवाज़ के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं, वीजिंग साउंड यानी कि घरघराहट, जैसे कोई आवाज़ सांस छोड़े तब, एक हाई पिच साउंड और कभी कभी सांस लेने पर भी आवाज़ दोस्तों आपको आ सकती है। ऐसे कई सारे पेशेंट होते हैं जिनमें अस्थमा होता है, वो भी दोस्तों वीज करते हैं। कभी कभी आप स्टेथोस्कोप के बिना भी वीजिंग साउंड को सुन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें सुनने को मिलता है स्ट्रीडर यानी कि खरखर की आवाज़, जैसे कि हाई पिच म्यूजिकल ब्रीदिंग, ठीक वीहिंग की तरह ही। इसे ज़्यादातर पेशेंट के सांस लेने पर सुना जाता है। स्ट्रीडर गले के पीछे ब्लॉकेज की वजह से आता है। इस साउंड को भी अक्सर स्टेथोस्कोप के बिना ही सुन लिया जाता है। रॉन्ची साउंड दोस्तों जैसे कि खर्राटे लेने जैसा होता है। रॉन्ची को स्टेथोस्कोप के बिना नहीं सुना जा सकता और ये लंग्स के रफ पाथ से हवा के जाने की वजह से या फिर इसके ब्लॉक होने की वजह से होता है। वहीं रेल साउंड दोस्तों जैसे कि एक बबल रैप को फोड़ना या फिर लंग्स में घुरघुराना जैसी आवाज़ दोस्तों आपको सुनने को मिलती है। रेल्स को दोस्तों इंसान के सांस लेने पर भी सुना जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें पेट के किसी साउंड को सुनने की दोस्तों, तो डायफ्राम को पेशेंट के दोस्तों खोले पेट पर आपको रखना होता है। पेशेंट की नाभि को एक सेंटर की तरह यूज़ करें और फिर नाभि के आसपास के भाग को 4 भागों में बांटकर सुने। अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट और राइट साइड की आवाज़ दोस्तों आप एक एक करके सुने। नॉर्मल दोस्तों अगर हम वॉवल साउंड में ठीक जब आपका पेट गुड़गुड़ाता है या आवाज़ करता है वैसे ही साउंड होता है। इसके अलावा और कोई भी दूसरी चीज़ दोस्तों किसी गलत बात की ओर इशारा करता है और पेशेंट को आगे के परामर्श के लिए दोस्तों डॉक्टर की ज़रूरत होती है। वहीं अगर बात करें दोस्तों एबनॉर्मल साउंड की, तो पेशेंट के बाउल में दोस्तों सुनाई देने वाले ज़्यादातर साउंड केवल उसके डाइजेशन के साउंड ही होते हैं। हालांकि ज़्यादातर बाउल साउंड नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन कुछ एबनॉर्मलिटी किसी परेशानी की ओर इशारा कर सकती हैं। अगर आप बाउल साउंड को लेकर श्योर नहीं हैं कि आपको जो सुनाई दिया वो नॉर्मल है या फिर पेशेंट को और कोई भी दूसरे लक्षण हो सकते हैं, तो पेशेंट को आगे एवेल्युएशन के लिए एक डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। अगर आपको कोई भी बाउल साउंड सुनाई नहीं देता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पेशेंट के पेट में कुछ तो ब्लॉक है। ये कब्ज की ओर भी इशारा करता है और बाउल साउंड खुद ही वापस लौट आएंगे। लेकिन अगर ये वापस नहीं आते तो फिर वहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो सकता है। इस मामले में पेशेंट को डॉक्टर से आगे जांच करानी चाहिए। दोस्तों ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए भी स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले अपने पेशेंट की आर्म पर ठीक उसकी कोहनी के ऊपर आप दोस्तों ब्लड प्रेशर कफ को बांध दीजिए। अगर स्लीप बीच में आ रही हो तो अपने पेशेंट की स्लीप को ऊपर रोल कर दीजिए। सुनिश्चित करिए दोस्तों कि आप एक ऐसे ब्लड प्रेशर कफ का यूज़ कर रहे हैं जो आपके पेशेंट की आर्म पर फिट हो जाए। दोस्तों कफ को आर्म पर लपेटते समय आपको ये देखना है कि वो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो। अगर ब्लड प्रेशर कफ दोस्तों बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है तो एक दूसरा साइज़ आप ले सकते हैं। दोस्तों स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को आप कफ की किनारे के ठीक नीचे भुजा की धमनी के ऊपर रखें। दोस्तों अगर आपको बेल से सुनने में मुश्किल हो रही हो तो आप डायफ्राम भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कोरोडकोफ साउंड सुनाई देना चाहिए जो कि लो टोन नॉकिंग साउंड है, जो पेशेंट के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की ओर इशारा करता है। भुजा की धमनी की लोकेशन पता लगाने में मदद करने के लिए आप इनर आर्म में पल्स की तलाश कर सकते हैं। दोस्तों कफ को 180 mm Hg या 30 mm तक आपके एक्सपेक्टेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर फुलाएं। इसके बाद दोस्तों स्फिग्मो मैनोमीटर को देखकर रीडिंग आप ले सकते हैं, जो ब्लड प्रेशर कफ पर एक गेज होता है। फिर कफ से हवा को एक मॉडरेट रेट पर रिलीज़ करिए। जब आप हवा को रिलीज़ करते हैं दोस्तों तब अपनी नज़रों को दोस्तों स्फिग्मो मैनोमीटर पर रखें। आपको दोस्तों अगर सुनाई देने वाला पहला नॉकिंग साउंड पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, उस नंबर को दोस्तों आपको नोट कर लेना है, लेकिन स्फिग्मो मैनोमीटर को देखते रहिए। पहले साउंड के रुकने के बाद
जहाँ ये रुके उस नंबर को दोस्तों नोट कर लीजिए, वो नंबर डायस्टोलिक प्रेशर रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपको कफ को रिलीज़ कर देना है, उसे हटा देना है। अगर फिर से दोस्तों आप पेशेंट के ब्लड प्रेशर को चेक करना चाहते हैं तो कम से कम 1 मिनट के बाद ऐसा करें। दोस्तों 120 के ऊपर का एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 के ऊपर का एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पेशेंट के हाई ब्लड प्रेशर को दर्शाता है। इस मामले में आगे के परामर्श के लिए दोस्तों आप डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो कि कैसे आप स्टेथोस्कोप का यूज़ घर पर कर सकते हैं खुद से, और क्या बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए इसका यूज़ करते समय। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जुड़े हमारे चैनल हॉस्पिटल बाज़ार के साथ। वीडियो में दोस्तों आप अंत तक बने रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।